ध्यान दीजिए, हम लोग स्टडी कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बियो-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन पहले से स्टडी करके रखे हुए हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। दिस इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है आई, और उस करंट के कारण इसके सेंटर पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। किसी को याद है? वो मैग्नेटिक फील्ड आया था B=μ0 I/2R। अगर इसकी रेडियस कितनी है R। अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है, कैसे फ्लो होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है बेटा? देखो, बाहर की तरफ। तो बाहर के लिए क्या सिंबल आता था? ठीक है, डॉट लगाते हैं। अच्छा, अगर इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, तो ये कैसा आ रहा है? इनसाइड। इनसाइड के लिए क्या यूज करना है? क्लॉक। तो करंट कैसे भी फ्लो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द करंट। ओके, बट उसका फॉर्मूला कितना निकाला था हम लोगों ने? बियो-सावर्ट लॉ का यूज करके दिस। ओके, अब इसी तरह से हमने एक डेरिवेशन और किया हुआ था। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है लाइक दिस, और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है आई। तो इस करंट के कारण इसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया था? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की थी। इस एंगल को ∅1 माना था, इस एंगल को ∅2 माना था। तब हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला था बेटा? बताओ। sin ∅1 प्लस sin ∅2। तो अलग अलग एंगल के लिए हम इसका मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप एक तीसरी तरह का डेरिवेशन देखिए, उसमें हम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ही लेंगे, बट अब हम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालेंगे? उसके सेंटर पे नहीं, उसके एक्सिस पर निकालेंगे कहीं पर। ये सर्कल है, सर्कल। तो ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस होगी x, वो डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वो डेरिवेशन देखिए हम कैसे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है भाई, तो एक्सिस पर हम क्या निकालेंगे? इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हमको क्या कंसीडर करना है? एक कॉइल। तो देखिए भाई जरा ध्यान से, यहाँ पर हमने इसका 3D डायग्राम बनाने के लिए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, लेट अस से वो करंट आई है और इस तरह से उसमें करंट फ्लो हो रही है 9 वोल्ट। तो ये सर्कुलर कॉइल ऐसे रख रही है, इमेजिन करिए इस तरह से, और ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो होगी कभी भी, किसी भी कंडक्टर हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, तो करंट फ्लो होने से उसके आसपास क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। ये इसका सेंटर होगा भाई, इस सेंटर को हमने नाम दे दिया O, और इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की कुछ रेडियस हमने मान ली A। अब इस सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है लाइक दिस, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्सिस। इसी एक्सिस पर इस सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ओके। तो तरीका क्या है? तरीका एक ही है कि हमको क्या करना है कि इस सर्कुलर कॉइल को कई छोटे छोटे एलिमेंट में हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बियो-सावर्ट लॉ एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमको बताता है, कंप्लीट तार के कारण नहीं बताता। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, सपोज करो वो एलिमेंट यहाँ पर है लाइक दिस, और उस एलिमेंट की लेंथ हमको दी गई है, या हमने मान ली D है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? करंट एलिमेंट AB, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? D है। ओके,
अब इस डीएल के कारण पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस हमने मान लिया आर, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो हमने इसको मिला दिया, ऐसे मिला दिया, और ये आपको क्या बताएगा, इस डीएल पे इस पॉइंट की पोजीशन, दिस इज पोजीशन वेक्टर, और हम इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखकर सिंपली हम इसको क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस डीएल के कारण पॉइंट पी पर क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड एज पर बियोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी। इसका फॉर्मूला आपको याद है, बताइए क्या होता है, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन वो डिस्टेंस कितना माना जाएगा, आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस नहीं है, वो ये डिस्टेंस है क्योंकि पॉइंट यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है, तो हमको ये वाला डिस्टेंस लेना है। अच्छा, अब इसमें थीटा आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू हम कितनी लेंगे, इस चीज को जरा समझिए। इधर देखिए बेटा, ये डीएल एक छोटी सी लेंथ है, ठीक है, और मैंने आपको लेंथ कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। अब मैंने इसमें वो लेंथ निकाल ली, मान लीजिए सपोज करो कि लेंथ ये है, एक कर्ल बने हुए ब्लैक कलर के, और ये डिस्टेंस है पॉइंट पी, किसका, पॉइंट पी, जहां पर हमको मैग्नेटिक निकालना है। तो ये लेंथ के साथ ये आर कितना एंगल बना रहा है बेटा, 90 डिग्री। अगर ये लेंथ को मैं ऐसे कर दूं, मान लो ऐसे है ना, ये कैसे भी घुमा दूं, एंगल कितना रहेगा, तो याद रखिए ये रेडियस का इस डीएल के साथ एंगल नहीं देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, इस डीएल का इस आर के साथ एंगल देख रहे हैं, और ये आर को आप कैसे भी घुमा दीजिए, ये लेंथ के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये डीएल है, तो देखो कितना एंगल बन रहा है, 90 दिखता है कि दिखता है, ये डीएल और ये आर कितना एंगल है, और चाहे भले इसको ऐसे रखो चाहे कैसे भी रखो, ये एंगल कितना रहना है, 90। बट रेडियस के साथ इसका एंगल चेंज हो सकता है, रेडियस के साथ इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, बट डीएल के साथ कितना रहेगा, 90। और हम आर डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे लिए एंगल कितना होता है, 90। समझ गए ना, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, हाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे हम लोग, तो dV इक्वल टू कितना आएगा, V0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर, तो हमको उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो इसकी हम डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड पाल्म रूल से। ये तो ये हमारी पाल्म है, उस लोकेशन पे हमको सेट करनी है, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में या डीएल की डायरेक्शन में सेट करना है। तो ये हमको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। तो देखिए ये इसमें करंट फ्लो हो रही है लाइक दिस, ऐसे सपोज करिए ऐसे करंट फ्लो हो रही है। अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो ये अंगूठा हमने किस डायरेक्शन में सेट किया बेटा, करंट की डायरेक्शन में। पाल्म कहां पर सेट की, उस पॉइंट पर जहां हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये क्या बता रहा है, अपवर्ड। तो दिस क्या बोलते हैं, ये करंट वेक्टर, ये आर का वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये 90 डिग्री, तो ये आपस में एक दूसरे कहते हैं 90 डिग्री। तो अब देखिए ये डीएल के साथ 90 डिग्री पर है, ये गया, तो इस पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 90 डिग्री, तो देखिए ये हमने क्या बनाया, 90 डिग्री इस पॉइंट के साथ, क्योंकि आर के साथ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, 90 डिग्री। देखो ना, ये आपका आर है, ये आपका क्या है, डीएल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके साथ आर के साथ नॉर्मल। तो ये आर है और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, और ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने नाम दे दिया डीपी, और इसको नाम दे दिया पी क्यू। तो हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग
पी क्यू वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी क्या हो गई आज क्या लिख दिया यहाँ पर, समझ में आ गया था। ओके, अब इसके बाद ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल पर एक ही एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट है। तो सपोज करो कि हम एक और एलिमेंट मानते हैं कि वो एलिमेंट यहाँ पर है, उसको हमने नाम दे दिया जस्ट इसके नीचे ए डैश बी डैश, और इसकी लेंथ भी वही सेम लेनी होती डी है, तो इसकी लेंथ भी कितनी बेटा डी है। तो इस करंट एलिमेंट से यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना, तो इसको हम मिला देंगे और ये डिस्टेंस हमने कितना माना है आर, अब जगह आर ही हो जाए क्योंकि वो पॉइंट तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब फिर से इसके बारे में भी हम चाहे कहते लिख सकते हैं एज पर बियो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। कौन सा करंट एलिमेंट दिया था हमने इसमें ए बी एट पॉइंट बी। ओके, इसमें कौन सा लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक चीज और हमको करनी है पहले, बट आपको ये चीज तो समझ में आई गई होगी कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे। चलो पहले पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे लिखने का तरीका क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड, अब ये देखो इसको मैंने पकड़ा, ये लगाया, करंट तो नीचे जा रही है ना, तो इसकी सॉरी ऐसे पकड़ना है, फिर से गलत पकड़ लिया, इसको नीचे पकड़, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है नीचे, ये एलिमेंट बेटा यहाँ है ना, जैसे अभी आप ऊपर वाले को देख रहे थे। अब ये करंट ऐसे हो गई कि नहीं हो गई, नीचे जाके ऐसे जारी करंट, तो ये नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका 90 डिग्री कहाँ आएगा होगा ऐसे। ये पॉइंट क्या है आपका पी, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये भी कितना बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, डायरेक्शन बाल मुड़ से निकाली। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये पी, इसको आर। तो पहले तो एक काम और, इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा करंट एलिमेंट, ये ऊपर वाले के कारण निकला यहाँ पर, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, इसके कारण क्या होगा बताओ, ये करंट फ्लो हो रही है लाइक दिस, मान लीजिए ऐसे इधर की तरफ आया, इसकी कारण इधर की तरफ आया, इसका ऊपर इसका नीचे, इस तरह से ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो ऐसे ऊपर वाले नीचे का फिर ऐसे ये चारों तरफ पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ठीक है, तो ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे सबके कारण ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक चीज ये हुई। दूसरी चीज, अब मैग्नेटिक फील्ड को हम डिवाइड कर लेंगे टू कंपोनेंट में, रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस डीवी को हम रिजॉल्व करेंगे कितने कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में। डीवी आर रिजॉल्व टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चलिए इधर आइए, अब इसके कंपोनेंट हम बनाएंगे। तो सुनिए, एक कंपोनेंट बनाने के लिए हमको कितने एक्सेस चाहिए बेटा, दो एक्सेस चाहिए। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, कंपोनेंट बनाने के लिए हमको कितने एक्सेस चाहिए, दो, एक एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वाई एक्सेस। तो ये आपका एक्स एक्सेस है अलोंग दी एक्सेस, ये वाली डायरेक्शन, और ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है, ये कौन सा है हॉरिजॉन्टल। अब सुनिए जरा, ये वाली लाइन और ये डीबी के बीच का एंगल मैंने मान लिया बेटा थीटा। समझ आएगा बात को, इन दो लाइन के बीच का, इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ बेटा एम, और इधर से चलो पहले ऊपर वाली बात करते हैं, एम नाम दे दिया इसको। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच एंगल कितना है बेटा थीटा। समझना, ये वाला जो लाइन है वो इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा, दिख रहा है आपको। ये वाला परपेंडिकुलर इस लाइन पर है, और दो परपेंडिकुलर के बीच का एंगल थीटा है, तो दो लाइनों के बीच के एंगल भी कितना होगा बेटा। फिर से देखिए, आर पर परपेंडिकुलर क्या है, डीबी, अभी आपने निकाला। ओके,
ये ओपी पर परपेंडिकुलर क्या है, पीएल, और दो परपेंडिकुलर के बीच का एंगल कितना, तो दो लाइनों के बीच का एंगल कितना होगा, अब आपको पता है जहां एंगल होता है वहां पर डीबी का कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, डीबी कॉस थीटा। यहां कोई एंगल नहीं होता, वहां पर क्या आता है, ऊपर लिख देता हूं डीबी साइन, समझ गए। तो इसके कितने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए, एक का नाम क्या है डीबी कॉस थीटा, ठीक है, नॉर्मल टू ओपी, दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके। आप लाइन में लिखेंगे। दूसरा बताइए डीबी साइन थीटा अलोंग दी ओपी। तो ओपी एक मेन एक्सेस वाली लाइन है, तो ये ओपी की कहता है अलोंग है और ये कहता है लॉन्ग है। क्लियर हो गया, चलिए। तो इसी तरह से आप चाहो तो इसके भी कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हो। तो इसका एक यहां बनेगा, इसको नाम दे दीजिए एम दिया, इसको हमने नाम दे दिए एम। ये एंगल हमने कितना मान लिया थीटा। देखिए फिर से आर पर डीबी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये वाला ओपी का 90 बताता है, तो दो नॉर्मल के बीच एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी दो लाइनों के बीच एंगल कितना होगा थीटा। तो अब फिर से थीटा वाली डायरेक्शन में डीबी का कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, डीबी कॉस थीटा, और बिना थीटा वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, डीबी साइन थीटा। तो इसी तरह से सिमिलरली हम किसके लिए लिखेंगे, सिमिलरली करंट एलिमेंट ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट ए बी एन बी एट पॉइंट पी इज कितना आया बेटा, सेम थिंग यही आएगा पूरा। तो हम लिख देते हैं डीबी इक्वल टू वी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन बताइए अलोंग, बोलो वही वाले का पी आर। अब फिर से डीबी वेक्टर आर रिजॉल्व टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फिर से वही लाइन लिखेंगे डीबी वेक्टर आर रिजॉल्व यस बेटा, नो 90 फीट तो सेम ही आना है ना, सेम डिस्टेंस है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। चलिए बताइए फिर से नंबर 1 डीबी, हाँ जी फिर से इधर ध्यान दीजिए तो डीबी कॉस थीटा कहाँ लिखा है, परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर होगा, ओपी, ठीक है, ओके। सेकंड कौन सा है तुम्हारा, डीबी साइन थीटा अलोंग दी ओपी में ओपी, ठीक है भाई, ये इसकी लैंग्वेज पूरी जानना। अब इसके बाद इसी तरह से हर कंपोनेंट के कारण बनेगा ये। अब देखिए डायरेक्ट करने वाले हम लोग, तो इस डीबी का एक कंपोनेंट अलोंग दी एक्सिस है और डीबी का एक नॉर्मल है, तो हर डीबी का ऐसा ही होना है। तो ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाला ये डीबी है आपका, ये उसका एक कंपोनेंट, ये डीबी है आपका, ये उसका एक कंपोनेंट, ठीक है। और ये नॉर्मल वाले कंपोनेंट वो अलोंग दी एक्सिस वाले कंपोनेंट तो यहाँ पर है। अब ये देखिए ये वाला डीबी ये वाला डीबी, इनके मैग्नीट्यूड कहते हैं आर इक्वल, और जब मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वेक्टर का नेम क्या कहता है, ये कैंसिल। तो ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ये जितने भी बनेंगे सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग दी एक्सिस, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट
पॉइंट बी along the एक्सिस। चलिए बताइए भाई, अब तरीका क्या होता है, जितने भी डीबी हैं, डीबी साइन थीटा को बच रहे हैं, सबको क्या कर दिया, ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन लगा दो या समीशन का फैन लगा दो, बात लिख दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीबी आपका इक्वल है, कोई सा भी डीबी उठाकर जरा रख दीजिए, ये लिखा है डीबी 0/4 IDL अपॉन, ठीक है बेटा, साइन थीटा। अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, सरल हो जाए तो कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा। तो ये आपके सामने ट्रायंगल है, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ओ पी और इसको कुछ नाम दे दो, सी, ओ पी सी। क्या नाम दे दिया, ओ पी सी। इन एंगल ओ पी सी कितना है, थीटा। निकालना क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ए अपॉन क्या हो गया आर। अब ये साइन थीटा की वैल्यू उतार देंगे यहाँ पर, देयरफॉर करके बी इक्वल टू साइन थीटा क्या लिखना है, कितना हो गया। अब देखिए जरा, हमारे सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है, हमारे फॉर्मूले में ये आ गया। क्या हमारे फॉर्मूले में आर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आर पर डिपेंड नहीं करता, वो कहाँ निकालना है, मैं डिपेंड है। तो इसको एक्स में कन्वर्ट करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है, करंट में करंट तो आएगी इसमें, ये तो आ गया। तो आप एक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया हमने, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब आर क्यू की वैल्यू आप इसमें फिर से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितनी आएगी आर क्यू की वैल्यू, चेंज करके बताइए। आर की वैल्यू बताइए कितनी, पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में। तो आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू बाहर देंगे बेटा यहाँ पर, तो देयरफॉर करके ओके। चलिए भाई, आर के स्थान में क्या आया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई। इतनी बात क्लियर है बेटा, बस अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब हमको देखो ए होता है हमारे डायग्राम में, ए है रेडियस है, एक्स डिस्टेंस में वो निकालना, तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया उसमें। अब जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे, दिख रहा है आपको, ए नहीं बदलेगा, ये सब फिक्स है, करंट भी नहीं बदलेगी, तो ऑल्सो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो सब कुछ बाहर आ गया। तो कितना बचा हमारे पास, मैं इसको चलिए इधर देखिए, अगला स्टेप्स का आगे बढ़ा रहे हैं, कितना है बेटा बताइए, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर डिवाइड डीएल क्या है, एक एलिमेंट की है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, और वो काय में समाई हुई है सर्कल में, वो सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर घटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रेडियस, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसके स्थान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए 2 पाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर डिवाइड क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट को साइड में चलने दीजिए, 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर डिवाइड। अगर मान लीजिए इस कॉइल में n टर्न, if there are n turns, if
देयर आर n टर्न्स, इसमें n टर्न्स है तो n का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i n a स्क्वायर। बेटा इधर ध्यान दीजिए, कितना आया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर a/2। दिस इज आवर आंसर। अब इसके बाद ये वाला बन गया, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलोंग OP वेक्टर, क्योंकि ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपका आया। ठीक है भाई, ओके। तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, अगर हम सेंटर से बाहर चले जाए तो एक्सेस पे होता है, इस पॉइंट पर, उसी डायरेक्शन में होता है, याद रहेगा। चलिए अब स्पेशल केसेस देखिए, इसके बेसिस पर चलिए भाई स्पेशल केसेस देखिए। अब इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए। हाँ देखिए नंबर 1 कहाँ है भाई, ओके। ये जो x है, ये x का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू a, जो आपकी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसके कंपेरिजन में जो डिस्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इफ x नॉट ग्रेटर देन स्मॉल a, देन a स्क्वायर इज नेगेटिव। ठीक है, तो हमने x स्क्वायर बोलिए स्क्वायर को क्या कर दिया, नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला कितना आएगा, E इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर अपॉन, तुम फालतू की खिचड़ी का, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद देखिए, हाँ तुम्हारी गलत हो गया, फिर से सुनिए, इधर देखिए x बड़ा है कंपेयर टू a, तो हम a स्क्वायर क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो इस तरह a स्क्वायर को मैंने हटाया तो हमको कितना मिलने वाला है बेटा, x की पावर q। ठीक, अब ये a क्या है, रेडियस ऑफ दी कॉइल, और a स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अब सुनिए, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, सिन पाई a स्क्वायर, पाई r स्क्वायर सुना है, एरिया ऑफ दी कॉइल। ठीक है, और कॉइल ही तो सर्कल होती है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल। तो इसके स्थान में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए। तो देयरफॉर कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n i, ये कितना आ गया, ए अपॉन कितना हो गया, x। डन, समझ में आया। चलिए अब अगली चीज समझिए इसमें, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ याद कराता हूँ। देयर इज ए डाइपोल, नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ये एक डाइपोल है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इनका जो भी कुछ डिस्टेंस होगा वो, ठीक है। तो इससे इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर x डिस्टेंस हो या r डिस्टेंस हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला होगा। बताइए क्या होगा, E इक्वल टू, दिस इज एंड डॉट पोजीशन या एक्सल पोजीशन, क्या होता है, 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2t अपॉन अगर आपने डिस्टेंस r माना है तो r3, x माना है तो x। अब देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है, ये वो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमको निकालना है। अब इधर देखिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है, ये कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, यहाँ भी तो निकाला है, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप, डाइपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्या चीज है, हाँ। तो अब इसी चीज से कंपेयर करके हमने इस फॉर्मूले का एक नाम रखा, क्या नाम रखा वहां पर, डाइपोल मूवमेंट। किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ये किसने बनाया, ये बनाया मैग्नेटिक फील्ड ने, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दी कॉइल। ठीक है, सो MIA इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कितना है, M।
उसको हम एक नाम देंगे। यहाँ पर क्या नाम था? P, तो इसको हमने क्या नाम दिया? M। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, और इस पूरे के स्थान पर क्या जाएगा? कैपिटल M x क्यूब। और यूनिट आपका B1 पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। ये यूनिट भी अभी आएगा कहीं, आपने पहली बार सुना, कोई बात नहीं। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया? फॉर्मूला। अब आप देखिए एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हैं, भले ही कॉइल में करंट फ्लो कराकर निकाले हैं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना? इतना। अब देखिए कॉइल हो या मैग्नेट हो, जैसे हमने यहाँ पर मैग्नेट रख दिया, क्या रख दिया? पहले हम मैग्नेट को जानते थे, तो मैग्नेटिक कारण हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला करेंगे, वो अगले चैप्टर में आएगा, ये डेरिवेशन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? दिस ड्यू टू बार मैग्नेट या मैग्नेट। ठीक, अब इस मैग्नेट के स्थान पर हमने क्या लिया? कॉइल। अब इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, और जब इसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर करंट की डायरेक्शन एक तरफ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज बनती है। कैसी बनती है? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे, ये करंट ऐसे गई और ये करंट ऐसे गई, इसको ऐसे मिला दीजिए तो कौन सा पोल बना? नॉर्थ पोल। यहाँ से करंट कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको यहाँ से क्या लगता है? नॉर्थ पोल। तो इसके पीछे कैसे गई क्लॉकवाइज, तो क्या बन जाएगा? तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो इस तरफ नॉर्थ पोल बनता है, इस तरफ साउथ पोल बनता है। तो अलोंग दी S2 नॉर्थ क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड। तो भले ही करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण निकालिए तब भी इतना ही आएगा, भले ही आप मैग्नेट रख दीजिए तब भी इतना आएगा। ठीक है, बस करने के मेथड अलग अलग होते हैं। तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया। तो अब आज से हमको ये समझ में आ गया कि ये M का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कितना है? M इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। तो जब हम एटम का चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके तो हम इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक हाइड्रोजन एटम होगा जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, और एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उसका एक डाइपोल मूवमेंट होता है, जो आपको मैंने यहाँ बता दिया। आप बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे कैसे होता है। तो ये आपका वो फॉर्मूला आ गया। ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर। ये किस पर डिपेंड करता है? करंट पर। और ये किस पर डिपेंड करता है? उस कॉइल के एरिया पर। तो ये सब चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है? चेंज। क्लियर हो गया ये? चलिए अब इसके बाद अगली चीज समझिए। अब इसमें सेकंड स्पेशल केस ले रहे हैं हम लोग। देखिए भाई, एक्स सेंटर, सेंटर पर अगर इस पॉइंट को हम रख देंगे यहां पर, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेंटर पे आके? 0 तो आपका ये मेन फॉर्मूला का है। मेन फॉर्मूला अभी हमने निकाला था कहीं, ओके मिटा दिया मैंने। चलो वो फॉर्मूला आपका था B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई N I A स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। और अगर आप इसको सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो तो पाई a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? ये चलो ऐसे ही लिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो वही है ना। चलो तो x की वैल्यू कितनी रखी हमने आपने यहाँ पर? 0। तो कितना आएगा? एक क्यू, ये कैंसिल हो गया, ये 4 से ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो B इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट Ni अपॉन 2a। और यही मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिरर सेक्शन में करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पर निकाला था। उसमें नंबर ऑफ टर्न नहीं लिए थे। अगर नंबर ऑफ टर्न बड़े तक B1 पर लो, तो ये कहां पर आ गया? सेंटर पर। क्लियर? तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैक्सिमम। दिस इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखिए ग्राफ। अब ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये हमारा सेंटर है। क्या है? सेंटर। तो सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? मैक्सिमम। इस पॉइंट पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर, वो हमने अभी निकाला एफ सेंटर म्यू नॉट Ni अपॉन 2a। अब सेंटर से आप प्लस x डायरेक्शन में मूव कर जाते,
या माइनस x डायरेक्शन में मूव कर जाए तो आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उस फॉर्मूले के अनुसार। क्या होता है? डिक्रीज। जब ये घूमना क्या कह रहा है, आप डिस्टेंस भी कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? यस, कम हो जाएगा। तो वो कम होता है कुछ लाइक इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये ग्राफ आपको ये प्लस एक्स डायरेक्शन में आप इधर जाओगे तो प्लस एक्स लोगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस। तो दोनों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक क्या होता चला जाता है? डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, ओके। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने यूज-सावर्ट लॉ के बेसिस पर काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी और ये डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरह के डेरिवेशन यूज-सावर्ट लॉ का यूज करके आपको करने हैं। एक तो सेंटर पर, एक एक्सिस पर। अगर करंट का कॉइल है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये पूछा जा सकता है ये वाला डेरिवेशन। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट इन सर्कुलर कॉइल का, या फिर वो स्ट्रेट लाइन का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेंगे, उसको हम बोलेंगे एम्पियर सर्किट।